कमरे में एक लड़की घुटनों के बल जमीन पर मुंह छुपाकर रो रही थी। तभी किसी ने धीरे से कहा, चांद। वह लड़की जो रो रही थी, उसने अपना चेहरा ऊपर उठाकर सामने देखा। आंसुओं से भीगी हुई गहरी काली आंखें और चांद जैसा छोटा सा चेहरा। वह दिखने में किसी आसमान से उतरी से कम नहीं लग रही थी। रोने की वजह से उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। उस लड़की ने रोते हुए कहा, दीदी हमें शादी नहीं करनी है। फिर कोई हमारी बात मानता क्यों नहीं है? उस लड़की की बात सुनकर उसके सामने खड़ी लड़की, जिसकी उम्र 30 साल के आसपास होगी, वह उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई। उसने चांद को ऊपर से नीचे तक देखा। लाल कलर के दो दुल्हन के जोड़े में चांद इस वक्त बला की खूबसूरत लग रही थी। अगर कुछ कमी थी तो बस उसकी मुस्कुराहट की। उस लड़की ने चांद के चेहरे को अपने हाथ में भरते हुए कहा, चांद बच्चा, मैं जानती हूँ कि तू शादी क्यों नहीं करना चाहती। चांद ने रोते हुए कहा, सिया दीदी, मामी जी हमारी शादी बूढ़े काका से करवा रही हैं, जिनके पहले से हमारे बड़े बड़े 4 बच्चे हैं। हम उनसे शादी नहीं करेंगे, हम उनसे शादी नहीं करेंगे। सिया दीदी कहते हुए चांद फूट फूट कर रोने लगी। सिया ने चांद की आंखों में आए आंसू साफ करते हुए कहा, चांद बच्चा रोना बंद कर। मैं आ गई हूं ना, मैं तेरे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। तुझे अपनी सिया दीदी पर भरोसा है, मेरी बात मानोगी ना? मैं जो कहूंगी वह करोगी ना? सिया की बात सुनकर चांद आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखने लगी। सिया ने जल्दी से चांद का हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया। चांद ने डरते हुए कहा, आप क्या करने वाली हो दीदी? सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, वही जो बहुत पहले करना चाहिए था। वैसे भी ये लोग तेरी जिंदगी बर्बाद करने वाले हैं। उस बूढ़े को ये लोग बेच रहे हैं। पता नहीं वह बूढ़ा तेरे साथ क्या करना चाहता है। इसलिए तेरे पास सिर्फ एक रास्ता है, यहाँ से दूर चली जा, इतनी दूर कि ये लोग तुझे चाहकर भी ना ढूंढ पाए। चांद ने घबराते हुए कहा, हम कहाँ जाएंगे सिया दीदी? सिया ने प्यार से उसके चेहरे को अपने हाथ में भरते हुए कहा, जिंदगी जहाँ लेकर जाएगी तुझे वही जाना होगा। मैंने कुछ पैसों का इंतजाम कर दिया है, यह रख और चल मेरे साथ। कहते हुए सिया ने चांद का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए सबसे छुपाते हुए उस छोटे से घर के पिछले हिस्से में आ गई। एक लड़का गाड़ी लेकर पहले से खड़ा था। सिया ने उस लड़के की तरफ देखते हुए कहा, रघु, चांद को स्टेशन पर छोड़कर आओ। रघु ने चांद की तरफ देखते हुए कहा, पर सिया दीदी, अगर किसी को पता चल गया तो? सिया ने गुस्से से कहा, किसी को पता नहीं चलेगा, तुम और देर मत करो। चांद को लेकर यहाँ से जल्दी चले जाओ। चांद ने सिया की बात सुनकर रोते हुए कहा, हम अकेले कैसे रहेंगे दीदी, हमें डर लगता है। सिया ने प्यार से कहा, बच्चा, यह लोग तुझे जहां भेजने वाले हैं वहां तेरी जिंदगी नरक बन जाएगी। वहां जाने से अच्छा है कि तू अपनी जिंदगी को जीने के लिए यहां से दूर चली जाए। भगवान तेरे साथ है और तेरी सिया दीदी भी। ये फोन रख, जब भी तुझे जरूरत हो कॉल कर लेना। चांद ने जल्दी से उसके हाथ से कीबोर्ड वाला फोन लिया और रोते हुए कहा, शुक्रिया सिया दीदी, आप अकेली हैं जिन्हें हमारी परवाह है। चांद की बात सुनकर सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चा, रोने का वक्त नहीं है, चली जा यहाँ से दूर। इतनी दूर चली जाती कि कोई तेरे पास ना आ सके। चांद जल्दी से रघु के साथ गाड़ी के अंदर बैठ गई। रघु ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और स्टेशन की तरफ बढ़ा दी। सिया ने घबराते हुए कहा, है महादेव, हमारी मासूम से चांद की रक्षा करना। सिया ने पीछे पलट कर देखा तो उसके पीछे एक बूढ़ी औरत खड़ी थी जो उसे गुस्से से देख रही थी। सिया ने घबराते हुए कहा, काकी। उसने इतना कहा ही था कि उस औरत ने उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा, बेशर्म लड़की, क्या किया तूने? तूने उस कलमुही को भगा दिया। अब जमींदार साहब के साथ शादी कौन करेगा? अगर वह नहीं मिली तो जमींदार साहब हम सब कुछ जिंदा गाड़ देंगे। कहते हुए वह औरत दौड़ते हुए अंदर चली गई। उसने चिल्लाते हुए कहा, रामू के बाबा गजब हो गया। इस नालायक लड़की ने उसे चांद को भगा दिया। उसे जल्दी से ढूंढने के लिए जाए। उस छोटे से घर के लिविंग रूम में 4 से दावा भी मौजूद थे। जैसे ही उन्होंने ये सुना, सबके चेहरे पर गुस्सा और डर नजर आने लगा। उनमें से एक आदमी ने आगे जाकर सिया को बालों से पकड़कर उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा, कहाँ भगाया है तूने, बता। सिया ने रोते हुए कहा, मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग उसकी जिंदगी बर्बाद कर दोगे, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको नहीं बताऊंगी। सिया की बात सुनकर दूसरे आदमी ने चिल्लाते हुए कहा, कैसे नहीं बताएगी? कहते हुए वह अंदर से एक औरत को खींचता हुआ बाहर लेकर आया। सिया ने जैसे ही ये देखा, उसने चिल्लाते हुए कहा, माम,
उस आदमी ने सिया की मां की गर्दन पर चाकू रखते हुए कहा, बता कहाँ गई है वह लड़की? सिया ने रोते हुए कहा, रेलवे स्टेशन से। इतना कहते ही वह सारे आदमी घर के बाहर भाग गए। सिया दौड़ते हुए अपनी मां के पास आई, जो जमीन पर बैठकर रो रही थी। वही उस औरत ने गुस्से से उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, अगर आज वह लड़की नहीं मिली तो तुम दोनों माँ बेटी तैयार हो जाना अपनी मौत के लिए। सिया की माँ ने रोते हुए कहा, तूने ऐसा क्यों किया? सिया ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, माँ कोई हमें कुछ नहीं करेगा। बाबा आपको और मुझे कुछ नहीं होने देंगे। पर चांद का क्या? उसने बचपन से सिर्फ दर्द और तकलीफ बर्दाश्त की है। मैं उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दे सकती थी। मैंने उसे बहुत दूर भेज दिया। अब तक तो शायद वह ट्रेन में चढ़ भी गई होगी। बस वह यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाए, इस रामपुर के साय से इतनी दूर कि ये दरिंदों से ढूंढ ना पाए। चांद को स्टेशन पर छोड़ते हुए कहा, 5 मिनट बाद यहाँ ट्रेन रुकेगी, जो डब्बा दिखे उसमें चढ़ जाना। चांद ने रोते हुए कहा, हमें डर लग रहा है। रघु ने चांद की तरफ देखा, तभी उसे ट्रेन की आवाज सुनाई दी। उसने चांद के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कहा, चांद डरने की जरूरत नहीं है। अगर आज तुम डर गई तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जाओ चांद जाओ। चांद ने रोते हुए कहा, हम वापस आएंगे। कहते हुए चांद अपने लहंगे को संभाल कर भागते हुए ट्रेन की तरफ जाने लगी। तभी पीछे से एक आदमी ने रघु को कॉलर से पकड़कर उसे जमीन पर गिराते हुए कहा, साले हमारा नमखा हमसे गद्दारी करता है। रघु ने पलट कर देखा तो गांव के कुछ जवान लड़के लड़कियां, जमींदार के आदमी और चांद के मामा जी के आदमी स्टेशन पर पहुंच चुके थे। रघु ने डरते हुए देखा तो चांद अब तक ट्रेन के करीब पहुंच चुकी थी। उसके पीछे ही 3 आदमी भाग रहे थे। चांद ने घबराकर पीछे पलटकर देखा और खुद से कहा, हम डर नहीं सकते। कहते हुए वह एक ट्रेन के डब्बे में चढ़ गया। चांद ट्रेन के डब्बे में बैठते ही अंदर की ओर झांकी और अपने चारों तरफ देखा। डिब्बे में अब शांति थी, किसी की हलचल नहीं थी। उसने अपनी सांसें थामते हुए सीट पर बैठकर अपने लहंगे को समेटा और मुंह पर हाथ रख लिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और आंखों में डर के साथ राहत भी थी कि अब वह थोड़ी देर के लिए सुरक्षित थी। वो खिड़की से बाहर अंधेरे को देख रही थी। सड़कों पर तेज हवाओं के साथ पेड़ों की शाखाएं हिल रही थी। उसने धीरे से खुद से कहा, महादेव अब जो भी होगा मुझे इस बार मजबूत बना देना, मुझे किसी के जाल में फंसने मत देना। वहीं दूसरी तरफ रघु, जो ट्रेन के बाहर दबे पे से खड़ा था, उसने गहरी सांस ली और अपने हाथों को झटके से झटका। उसके सामने खड़े कुछ आदमी, जो मामा जी और जमींदार के लोग थे, उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वे लोग ट्रेन के डिब्बों में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ट्रेन के गियर बदलने के कारण उन्हें समय नहीं मिल पा रहा था। चांद ने खिड़की से झांकते हुए देखा कि उसके पीछे कुछ लोग दौड़ रहे हैं। उसके पैर कांपने लगे, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने अपनी छोटी सी आवाज में कहा, भगवान हमारी रक्षा करना, मेरी जिंदगी अब मेरी अपनी है। वो धीरे धीरे डिब्बे के बाथरूम की तरफ गई और वहां जाकर छिप गई। उसका लहंगा बहुत भारी था, लेकिन अब उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। बस उसे अपने आप को सुरक्षित रखना था। वो जानती थी कि जितनी देर वह छुपती रहेगी, उतनी ही उसकी जिंदगी के लिए अवसर मिलेगा। डिब्बे में उसके पीछे कुछ लोग ढूंढते हुए आए। वे हर सीट और हर कोने में झांक रहे थे, लेकिन चांद कहीं नजर नहीं आई। अंत में जैसे ही ट्रेन का सायरन बजा और स्टेशन से दूर चली, उनके चेहरे पर गुस्सा और हताशा साफ दिखाई दे रही थी। चांद ने गहरी सांस लेते हुए खिड़की से बाहर देखा। रात का अंधेरा उसके चारों तरफ फैल चुका था, लेकिन उसके दिल में अब उम्मीद की किरण भी थी। उसने खुद से कहा, अब मैं अपने लिए जीऊंगी, कोई मुझे मेरे जीवन का फैसला नहीं लेने देगा। दूसरी तरफ मुंबई मूनलाइट क्लब। इस वक्त स्टेज पर काफी सारे लोग नशे में धुत धुत होकर डांस कर रहे थे। एक लड़की एक लड़के के गले में हाथ डालकर काफी सेक्टिव तरीके से उसके साथ डांस कर रही थी। लड़के ने भी उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत की हुई थी। लड़की ने धीरे से आगे बढ़कर उसके होठों पर किस करते हुए कहा, आई लव यू डार्लिंग। लड़के ने उसे कमर से कसते हुए कहा, स्वीट हार्ट आई लव यू। वहां पर मौजूद सभी लोग उन दोनों का नाम लेकर चिल्ला रहे थे, व्योम, वर्तिका। व्योम ने वर्तिका को अपने और करीब खींचा और उसके होठों पर पैशनेटली किस करने लगा। यह लड़का था व्योम अग्निहोत्री, 25 साल का नौजवान, जो बिजनेस इंडस्ट्री पर राज करता था। उसकी बाहों में जो लड़की थी उसका नाम था वर्तिका आहूजा, व्योम की गर्लफ्रेंड।
काफी देर तक दोनों एक दूसरे को इसी तरह पैशनेटली किस करते रहे। काफी देर बाद व्योम ने वर्तिका के होठों से अपने होठों को दूर करते हुए कहा, स्वीट हार्ट आंट यू। वर्तिका ने उसके गले में अपनी दोनों बाहें डालते हुए कहा, मैंने मना कब किया है डार्लिंग, पर पहले मेरा बर्थडे तो सेलिब्रेट कर लेते हैं। वर्तिका की बात सुनकर व्योम उसे उसी तरह कमर से पकड़कर स्टेज के नीचे ले आया। पूरे पार्टी हॉल में व्योम और वर्तिका के फ्रेंड्स और बिजनेस पार्टनर्स मौजूद थे। 2 वेटर्स बड़ा सा 3 लेयर का केक लेकर आए। वर्तिका ने केक कट किया और व्योम के साथ साथ अपने सभी क्लोज फ्रेंड्स को खिलाया। कुछ देर में वहां पर सभी लोग नशे में झूम रहे थे। व्योम भी लगातार ड्रिंक कर रहा था और वर्तिका व बाकी सब भी नशे में धुत हो चुके थे। वर्तिका ने व्योम के पास आकर उसके गले में अपनी दोनों बाहें डालते हुए कहा, चलो ना डार्लिंग, कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। व्योम के होंठों के कोने टेढ़े हो गए। उसने वर्तिका के कानों के पास अपने होंठ ले जाते हुए कहा, आर यू श्योर डार्लिंग, क्योंकि यू नो एक बार अगर मैंने शुरू कर दिया तो फिर तुम चीखो या तड़प तड़प कर मर जाओ, मैं रुकूंगा नहीं। वर्तिका ने भी एटीट्यूड के साथ कहा, मैं किसी से डरती नहीं हूँ। व्योम ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देखा और उसे झटके से कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लिया। वो दोनों स्टेज से 2nd फ्लोर पर आ गए। व्योम ने वर्तिका को दीवार से सटाते हुए कहा, देखोगी भी नहीं, व्योम अग्निहोत्री वो तूफान है जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। कहते हुए व्योम वर्तिका को लेकर रूम के अंदर आ गया। उसने वर्तिका को बेड पर धक्का दिया और खुद उसके ऊपर आकर पैशनेटली किस करने लगा। वर्तिका भी पूरा साथ दे रही थी। कुछ ही देर में दोनों के कपड़े बेड के इर्द गिर्द पड़े हुए थे। व्योम वर्तिका के साथ काफी एग्रेसिव बर्ताव कर रहा था। उसने वर्तिका की गर्दन पर बाइट करते हुए कहा, लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, अभी भी मौका है, वरना पछताने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं बचेगा। अगर दोस्तों आपको ये स्टोरी पसंद आ रही हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, जिससे स्टोरी आने पर आप लोगों को पता चल सके।